मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है। जिस शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर पर एक लड़की काम किया करती है जिसका नाम है शीतल। शीतल जो कि बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की है और वह लोगों को दया दृष्टि से देखा करती है। वहाँ पर उसका काम होता है कि लोगों से उनके सामान को लेकर उसका बिल बनाना और उसके पैसे अपने पास रख लेना। यही काम वो करती रहती है और सभी के साथ मिलजुल कर रहा करती है। वो काफ़ी बड़ा मॉल था जिसमें ढेर सारे वर्कर काम किया करते थे और उसके ही साथ वाले काउंटर पर एक और लड़का काम करता था जिसका नाम था राकेश। हंसी खुशी काम चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और तभी एक दिन अचानक से शीतल वहां पर बैठी हुई थी तो एक बुजुर्ग अंकल आते हैं जो अक्सर इस शॉपिंग मॉल से खरीदारी किया करते हैं, लेकिन आज वो कुछ बेचैन से दिखाई दे रहे थे। जैसे ही लाइन में उनका नंबर आगे की तरफ आ रहा था तो उनकी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। धीरे धीरे उन अंकल का नंबर आ जाता है, लेकिन जो अंकल होते हैं वह नीचे सर करके अपने जेबों को टटोलने लगते हैं, मानो जैसे उनके पैसे घर पर रह गए हों। और वह इस बात को छुपाने के लिए उनसे कहते हैं कि लगता है शायद मैं पैसों को घर पर भूल गया हूं। अब यह बात देखकर शीतल को उस बुजुर्ग अंकल पे काफ़ी दया आती है, क्योंकि अक्सर वो उनको देखा करती है और उनके अंदर उसे अपने पिता दिखाई दिया करते हैं। तो इस बात को देखकर वह बुजुर्ग को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए अपने पास से पैसे निकालती है और जो कुछ भी सामान उन्होंने लिया था उस सामान का बिल बनाकर दे देती है और कहती है कि कोई बात नहीं अंकल, आपका बिल मैंने पे कर दिया है, आप यहाँ से चले जाओ, जब आपके पास हो जाए तो मुझे वापस दे देना। अब यह बात देखकर जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसको बड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिलहाल वो शर्मिंदगी से बच गया था, क्योंकि अगर उसके पास पैसे नहीं होते, इस बिल को पे नहीं कर पाता, तो लोग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे। तो इसके बाद वह उस लड़की शीतल का धन्यवाद करता है और अपनी जेब में से कांपते हुए हाथों से एक पर्ची निकालता है और उसको उसे दे देता है और कहता है कि प्रिया मेरी बेटी है और वो तुम्हें पैसे लाकर दे देगी। ऐसा कहकर और उससे धन्यवाद बोलकर वह बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चला गया था। और जो शीतल होती है उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि उसने आज एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की है जो कि शर्मिंदगी का पात्र बन जाता अगर वो उसकी मदद नहीं करती। तो इस बात को देखकर जो उसके साइड वाले काउंटर पर राकेश नाम का लड़का काम किया करता था वह उससे कहने लगता है कि ये भला तुम्हारे पैसे देने कहाँ आ रहा है, आज के बाद ये इस मॉल में दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन तभी शीतल कहती है कि भले ही ना दिखाई दे, लेकिन उनकी उम्र काफी ज्यादा है और आज अगर इनका बिल मैं पे नहीं करती तो इन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता और मैं नहीं चाहती कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसा कुछ सहन करना पड़े। ऐसा कहकर वो इस बात को हंसी में टाल देती है और कहती है कि मुझे पैसे वापस भी नहीं चाहिए। इसके बाद जो शीतल है उस पर्ची को निकालकर भी डस्टबिन में डाल देती है और उसके बाद उसी तरह से अपने काम को करती रहती है। लेकिन ये सब कुछ उस मॉल की मैनेजर अंदर बैठी हुई सीसीटीवी में देख रही थी कि किस तरह से शीतल ने अपने पास से पैसे देकर कस्टमर का बिल चुकाया है। और ऐसा कुछ उनके मॉल के रूलों में लिखा हुआ था जिस रूल को शीतल ने ब्रेक किया था। अब इसके बाद जो बैंक मैनेजर महिला होती है वो उसको यानी कि शीतल को वहां से अपने केबिन में बुलाती है और शीतल इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसे पता चल जाता है कि शायद मैनेजर साहिबा ने ये सब कुछ देख लिया जो कुछ भी मैंने किया था और वो अब मुझ पर डांट लगाएंगी। इसी बात को सोचकर जो शीतल होती है भारी कदमों से मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ती है और उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिलहाल जो काम उसने किया था उसकी वजह से उसे थोड़ी सी तसल्ली थी और इसी तसल्ली को बांधे हुए वह सीधा मैनेजर के केबिन में घुस जाती है। जैसे ही मैनेजर शीतल को केबिन के अंदर आता हुआ देखती है तो एकदम से उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ दिखाई देने लगता है और शीतल जैसे अंदर आती है तो मैनेजर साहिबा उस पर भड़क उठती हैं और उसे धमकाने लगती है और कहती है कि ये कोई तुम्हारा घर थोड़ी ना है जहां पर तुम अपनी मनमर्जी करोगे, यहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन है और तुमने रूल रेगुलेशन को तोड़ा है। इसके बाद शीतल अपनी सफाई में मैनेजर से कहने लगती है कि मैडम वो काफी ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति था और उसकी तरफ सभी लोग गौर दे रहे थे, तो इसी वजह से मैंने ऐसा किया ताकि उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। लेकिन मैनेजर एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और वो कह देती है कि तुमने रूल तोड़ा है तो तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। अब शीतल जब काफी देर तक मैनेजर को समझाने की कोशिश करती है लेकिन मैनेजर नहीं मानती है तो उसके बाद शीतल को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है कि ठीक है, आपको जो सजा देनी है दे लो, लेकिन मैं तो इसी तरह से रहूंगी, आपकी वजह से मुझ पर अपना स्वभाव नहीं बदला जाएगा। किसी की मदद करना अगर पाप है तो ये पाप मैं रोज रोज करूंगी, अब चाहे आप मुझे नौकरी से निकालो या कुछ भी कर दो। मैनेजर जब इस बात को सुनती है तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है और उसे गुस्सा आने लगता है कि मामूली सी वर्कर मेरे सामने किस तरह से बात कर रही है, इसे जरा भी अंदाजा नहीं है मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ।
तो उसके बाद पहले तो मैनेजर उसे धमकी देती है, लेकिन जब शीतल उससे साफ साफ बोल देती है कि मैं तो इसी तरह से रहूंगी, आपको जो करना है वो कर लो, तो उसके बाद जो मैनेजर होती है वो शीतल को नौकरी से निकाल देती है। कहती है कि तुम जैसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है और तुमने रूल तोड़ा है और तुम्हें यहाँ पर अब काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर उसने उसे निकाल दिया था और इसके बाद जो शीतल होती है अपना मुंह लटकाए मैनेजर के कैबिन से बाहर निकलती है। यह सब कुछ राकेश को भी पता चल गया था कि शीतल के साथ क्या हुआ है और इसके बाद वह शीतल के पास आकर उसकी तरफ मुस्कुराने लगता है और मानो आंखों ही आंखों में उसका मजाक उड़ा रहा हो, लेकिन शीतल उससे कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप वहां से अपना सामान लेकर निकल जाती है और धीरे धीरे भारी कदमों से अपने घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए वह बहुत कुछ सोच रही है क्योंकि उसके परिवार की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके पिता की तबीयत खराब रहती है, साथ में एक छोटा भाई है और परिवार की जिम्मेवारी उसे उठानी होती है। इसी वजह से वह यहाँ पर नौकरी कर रही थी, लेकिन आज वो नौकरी, जिस नौकरी से वह अपने परिवार की जिम्मेवारियां उठा सकती थी, वो नौकरी भी उससे छिन गई है। धीरे धीरे वह अपने घर तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो अपने घर में घुसती है तो उसका पिता जब बेटी को जल्दी आए हुए देखता है तो उससे पूछने लगता है कि बेटी, आज तुम जल्दी क्यों आ गई। अब जो बेटी होती है अपने पिता से इस बात को छुपाने की कोशिश करती है और कहती है कि पिताजी अब तबीयत खराब थी तो इसी वजह से आज मैंने हाफ डे ले लिया है। लेकिन जो पिता होता है अपनी बेटी के चेहरे को पढ़ लेता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद फिलहाल पिता अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कहता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और एक साथ बैठकर वो खाना खा रहे थे तो उस टाइम पर जो पिता होता है अपनी बेटी से इस बारे में पूछने लगता है कि बेटी, आखिर बात क्या है, तुम मुझे बात बता सकती हो। मैं तेरा पिता हूं और मैंने जिंदगी जी है, मैं तेरे चेहरे को देखकर बता सकता हूं कि आज कुछ अलग हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस बात को सुनकर जो शीतल होती है वह अपने पिता को सब कुछ बताने लगती है क्योंकि अब तक उसने बहुत कुछ सोचा था और उसे सही नहीं लगा था कि वह अपने पिता से इन सभी चीजों को छुपाए। यही सोचकर वह डाइनिंग टेबल पर, जहां पर वो सभी लोग बैठे हुए थे, पूरे परिवार के सामने आज दिन के समय में जो मॉल के अंदर घटना हुई थी उस पूरी घटना को अपने परिवार को सुना देती है। जब पिता इस बात को सुनते हैं तो वो बड़े ही सुलझे हुए इंसान थे और एकदम से कहने लगते हैं कि बेटी, तूने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है और तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी पछताने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह पर काम करने की जरूरत नहीं है जहां पर लोग दूसरे की मदद करने की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दे। इसके बाद उसका भाई गौरव, जो काफी गुस्से वाला था, तो वो कहने लगता है कि पिताजी, बहन को निकाल के उन्होंने गलती की है और इस गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। वह यह बात गुस्से में कहता है, लेकिन तभी जो शीतल है वो उससे कहती है कि भैया, मुझे बदला नहीं चाहिए, हमें तो आराम से अपना जीवन व्यतीत करना है। वो लोग जो सोचते हैं उस सोच को हम बदल थोड़ी ना सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो इसी वजह से मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यही सोच के पूरा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ाता है और उसके बाद सभी लोग आराम करने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन तभी घर के टेलीफोन की घंटी बजने लगती है। जैसे घर की फोन की घंटी बजती है तो उसके बाद शीतल जाकर उस फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से प्रिया बात कर रही थी। जब शीतल प्रिया का नाम सुनती है तो उससे पूछने लगती है कि हाँ जी, कौन हो और आपको किससे बात करनी है। तो वो पूछने लगती है कि क्या मेरी बात शीतल से हो रही है। तो शीतल बताती है कि हाँ, मैं ही शीतल हूँ। तो वो कहने लगती है कि दरअसल आज आपने मेरे पिताजी की मदद की थी, जिनको चीजों को भूलने की बीमारी है और वो चीजों को बुरी तरह से भूल जाया करते हैं। लेकिन आज जब आपने उनकी मदद की थी तो उसके बाद वह चाहकर भी आपका चेहरा नहीं भूल पा रहे हैं और बार बार कह रहे थे कि उसका फोन तुम्हारे पास आएगा, मैं तुम्हारा नंबर उसको देकर आया हूं। इसके बाद शीतल को याद आता है कि प्रिया तो उस पर्चे पर लिखा हुआ था जिस पर्ची को वो बुजुर्ग व्यक्ति देकर गए थे, जो कि अक्सर मॉल में आया करते थे और जिनकी मदद करने की वजह से आज उसकी नौकरी छूट गई है। इसके बाद शीतल कहती है कि हाँ, मैंने ही आपके पिता की मदद की थी और कोई जरूरत नहीं है उन पैसों को लौटाने की, मैंने तो केवल इंसानियत के नाते उनकी मदद की थी क्योंकि सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे और वो वहां पर शर्मिंदगी का पात्र बन जाते। तो प्रिया कहने लगती है कि वो बात नहीं है, दरअसल मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम बताओ मुझसे कब मिल सकती हो। इस बात को सुनकर शीतल कह देती है कि आप जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दूसरे ही दिन एक कॉफी कैफे का एड्रेस वो उसे दे देती है और कहती है कि उस टाइम पर वहां पर आ जाना। यह कहकर प्रिया ने फोन काट दिया था, लेकिन शीतल के दिमाग में अब भी ढेर सारे सवाल चल रहे हैं क्योंकि ना तो प्रिया के पास उसका नंबर था और ना ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को मेरे नंबर के बारे में पता था। तो वह सोचने लगती है कि इसने मेरा नंबर कहां से लिया होगा। फिर उसे ज्ञात होता है कि हो सकता है उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस शॉपिंग मॉल के बारे में बता दिया हो और वहीं से ही किसी से इन्होंने मेरा नंबर ले लिया हो। यही सोचकर वह रिलैक्स हो जाती है और अपने घर के अंदर आराम करने लगती है। दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वह उसी समय तैयार होकर उस जगह के लिए निकल जाती है और उसे कोई भी अंदाजा नहीं है कि वह आज किससे मिलने वाली
वाली है। धीरे धीरे वह उस कैफे तक पहुंच जाती है जहां पर प्रिया उसका वेट कर रही थी, जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और देखने से काफी ज्यादा अमीर प्रतीत हो रही थी। इसके बाद शीतल जैसे उस कैफे में घुसती है तो उसे तो प्रिया के बारे में नहीं पता था, लेकिन प्रिया को शीतल के बारे में सब कुछ पता था और वह देखते ही उसे पहचान लेती है। शीतल जैसे अंदर आई थी तो तभी जो प्रिया होती है वो उसे आवाज देकर अपनी टेबल के पास बुला लेती है। जब शीतल देखती है कि कोई उसे आवाज देकर बुला रहा है तो वह भी समझ जाती है कि यही प्रिया होगी। इसके बाद दोनों वहां पर बैठ जाते हैं और प्रिया शीतल के लिए भी कॉफी ऑर्डर कर देती है। कॉफी आने में अभी थोड़ा टाइम था तो दोनों में बातें होने लगती है। बातों के दौरान वह शीतल से शीतल के बारे में पूछने लगती है और शीतल बताने लगती है, लेकिन तभी जो शीतल होती है वो उससे पूछने लगती है कि ये बताइए आपने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है। तो इसके बाद जो प्रिया होती है उसे अपने बारे में बताने लगती है और बताने लगती है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। वह कहती है कि मेरे पिताजी को एक बीमारी है जिस बीमारी के चलते वो बहुत कुछ चीज़ों को भूल जाया करते हैं और इसी तरह से वो कल भी अपने पैसों को घर पर ही भूल गए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद जो तुमने उनकी मदद कर दी तो उसके बाद से वो तुम्हारा चेहरा नहीं भूल पाए और ना ही उस जगह को भूल पाए जिस जगह पर वो शॉपिंग करने के लिए गए थे। अब घर जाने के बाद उन्होंने मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में बताया और यह ऐसी सुनने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हो गई, क्योंकि आज के समय में इतने अच्छे इंसान कहाँ हैं जो दूसरे की मदद के लिए उनके सामान का बिल भी दे दे। तुम इतना भी कर सकती थी कि उस सामान को ही रख लो और कह दो कि अंकल आप पैसे ले आओ और उसके बाद ये सामान ले जाना, लेकिन तुमने उनकी इज्जत और गरिमा को बचाए रखा और इसी वजह से जो पिताजी थे वो तुम्हारा चेहरा नहीं भूल पाए। इसके बाद जब मैंने तुम्हारे फोन का वेट किया और शाम तक तुम्हारा फोन नहीं आया तो उसके बाद मैं अपने पिता को लेकर उसी मॉल पर जाती हूँ और वहां पर जाने के बाद कैमरे के अंदर से तुम्हारा फोटो और रिकॉर्ड के अंदर से तुम्हारा एड्रेस और नाम पूरा के पूरा ले लेती हूँ। तभी मैंने शाम को तुम्हें फोन किया था और फोन करने के बाद तुमसे मिलने के लिए कहा था। अब शीतल को यह बात तो पता चल जाती है कि जो वो सोच रही थी वो सही था, लेकिन अभी एक और बड़ी खबर उससे मिलनी बाकी थी। तो इसके बाद जो प्रिया होती है वो कहने लगती है कि वहां पर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब कुछ भी मुझे पता है और अब मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। जो कुछ भी मैनेजर ने तुम्हारे साथ किया था वो बिल्कुल ही गलत था और उस गलती करने की सजा मैनेजर को जरूर मिलेगी। इसके बाद जो शीतल है वो मना करने लगती है, कहती है कि नहीं मुझे किसी को कोई सजा नहीं देनी, आप खामखा ही इस बात का बतंगड़ बना रही हो। कोई बात नहीं, उसे जो ठीक लगा उसने मेरे साथ कर दिया और रही मेरी बात मैं किसी और जगह पर नौकरी कर लूंगी। लेकिन तभी जो प्रिया होती है उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में उसे एक ऐसी बात सुनाती है जिस बात को सुनने के बाद उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दरअसल जो बुजुर्ग व्यक्ति था वह उस मॉल का, जिस मॉल के अंदर शीतल काम कर रही थी, एक्चुअल मालिक था। उस मॉल की स्थापना उन्होंने की थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से उनकी बेटी प्रिया अब इस सब चीज को देखा करती है और जो सामने प्रिया बैठी हुई थी ये मॉल उन्हीं का था। अब यह बात सुनकर शीतल की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसके बाद वह कुछ भी नहीं बोल पाती। इसके बाद जो प्रिया होती है शीतल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाती है और दोबारा से उसी मॉल पर ले जाती है जहां पर एक दिन पहले मैनेजर ने उसे निकाल दिया था और इस बात को देखकर राकेश मुस्कुराने लगा था। अब जैसे ही शीतल उस मॉल के अंदर जाती है तो एकदम से सभी लोग जो वहां पर काम किया करते थे वो शीतल को देखकर बड़े ही हैरान होते हैं और राकेश भी देखकर शीतल को प्रिया के साथ बड़ा ही हैरान हो गया था। इसके बाद जो प्रिया होती है शीतल को अपने साथ लेकर सीधा मैनेजर के कैबिन में चली जाती है और वहां जाकर जब शीतल देखती है तो मैनेजर की कुर्सी पर महिला मैनेजर नहीं थी। वो प्रिया से पूछने लगती है कि मैडम मैनेजर कहाँ गई हैं? तो वो कहने लगती है कि उसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इस मैनेजर के कैबिन के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था उस कैमरे के अंदर मैंने वो सब कुछ सुन लिया था जो तुम दोनों के बीच में हुआ था। आज से तुम यहाँ पर सेल्स काउंटर पर काम नहीं करोगी, इस पूरे मॉल की मैनेजर तुम ही रहोगी और मैंने ये नौकरी तुम्हें इस वजह से नहीं दी है क्योंकि तुमने मेरे पिता की मदद की थी, बल्कि तुम्हारी अच्छाई को देखते हुए की है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो ग्राहकों को अच्छी तरह से समझ सके और उनका सम्मान अच्छी तरह से कर सके। इसी वजह से मैं तुम्हें ये नौकरी दे रही हूं और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना। शीतल इन सभी चीजों को देखकर बड़ी हैरान है और उसे अब तक भी ये सब चीजें सपना लग रही हैं। वह कुछ बोल ही नहीं पाती है, लेकिन तभी प्रिया उससे कहती है कि शीतल ये सच में ही हुआ है और आज से तुम इस मॉल की मैनेजर हो। ऐसा कहकर जो शीतल है वहां के सभी स्टाफ की एक मीटिंग अरेंज करती है और उस मीटिंग के अंदर जो शीतल होती है उसको मैनेजर घोषित कर देती है और आज के बाद से शीतल ही यहां पर रहकर मैनेजर का काम देखेगी। वहां पर राकेश भी होता है। राकेश जब ये देखता है कि जो शीतल थी उसे कल तो नौकरी से निकाल दिया गया था लेकिन आज मैनेजर बन गई है, तो वह भी इस बात से बड़ा ही हैरान होता है क्योंकि वह प्रिया को नहीं जानता था। कुछ और जो बड़ा स्टाफ था वो लोग प्रिया को जाना करते थे और वो इस बात को सुनकर तालियां बजाते हैं। इसके बाद जो शीतल होती है वो प्रिया का धन्यवाद करती है और कहती है कि थैंक यू मैम, आपने जो मुझे इस
इस लायक समझा और मैं इस कार्य को अच्छी तरह से निभाऊंगी। इसके बाद प्रिया वहां से चली जाती है और शीतल वहां पर रहकर मैनेजर का काम करती रहती है। जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय जो शीतल होती है दोबारा से अपने घर जाती है और ये खुशखबरी अपने माता पिता और अपने पूरे परिवार को देती है। जब परिवार इस पूरी बात को सुनता है तो उन लोगों को हैरानी तो होती है, लेकिन फिर भी जो शीतल के पिता है वो कहते हैं कि बेटा अच्छे कर्मों का अच्छा ही नतीजा होता है, तो तुमने उस व्यक्ति के साथ अच्छा किया था, भले ही तुम्हें उस टाइम पर ना पता हो कि ये इस मॉल के मालिक हैं, लेकिन बाद में तुम्हारे सामने अच्छाई आ गई। तो अच्छाई कहीं भी नहीं जाती, वो हमारे सामने लौटकर आ जाती है। इसके बाद शीतल वहां पर मैनेजर की पोस्ट पर काम करती रहती है और बार बार जो वो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वहां पर आया करते हैं और शीतल को बिल्कुल भी भूल नहीं पाते हैं और उससे कहा करते हैं कि बेटी अच्छे तरह से यहाँ पर काम करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब मॉल के और भी कर्मचारी ये पहचान गए हैं कि ये इस मॉल के ऑनर हैं, तो वो लोग भी उससे इज्जत से बात किया करते हैं और जब भी कभी घूमते घूमते वो यहाँ पर आ जाया करते हैं तो शीतल मॉल के ही स्टाफ के एक व्यक्ति को भेजकर उन्हें घर तक छुड़वाया करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कभी कभी रास्ता तक भी भूल जाते हैं। तो इसी वजह से शीतल इस बात में कोई भी कोताही नहीं बरतती है। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक लड़की ने अच्छाई की और उस अच्छाई के बदले उसे बहुत ही अच्छा इनाम मिला। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।